कैसे हैं। आज मैं आपको पृथ्वी की ऊष्मा बजट के बारे में बताने जा रहा हूं। पृथ्वी की ऊष्मा बजट। बजट का सिंपली भाषा आप जानते होंगे, आय बराबर व्यय। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा ये होगी, सूर्य द्वारा वायुमंडल के ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा तथा पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाने वाली भौतिक किरणें समान होती है। उसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। अब देखते हैं ऊष्मा किस रूप में धरती को या पृथ्वी की धरातल पर किस रूप से प्राप्त होती है। यानी कि ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी की धरातल। यहाँ से सूर्य का जो विकिरण जाती है पृथ्वी की धरातल पे, वो लघु तरंग के रूप में जाती है, यानी कि लघु तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में। और पृथ्वी की धरातल द्वारा छोड़ी गई विकिरण, पृथ्वी के धरातल द्वारा छोड़ी गई विकिरण वो दीर्घ तरंग के रूप में होती है, यानी कि लॉन्ग वेव अंतरिक्ष, दीर्घ तरंग के रूप में। अब क्या होता है कि सूर्य के जो ऊष्मा होती है, यानी सूर्य तप जो होती है, वो पैकेट के रूप में जाती है, पैकेट के रूप में जाती है। सूर्य के कुल ऊष्मा का 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होती है, और सूर्य का जो ऊष्मा होती है उसको वायुमंडल और पृथ्वी द्वारा उसको अवशोषित, प्रकीर्णन और परावर्तित कर देती है। जो अनुमानतः ये कहा जा सकता है या ये कहा जाता है कि जो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर आने वाली ऊष्मा तथा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा लगभग बराबर होती है। यानी कि हमारी पृथ्वी पे जो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा होती है, उसको वायुमंडल और वायुमंडल में उपस्थित धूलकण उसको परावर्तित, प्राकीर्णन और परावर्तन करती है, जिससे कि हमारी ऊष्मा होती है वो आधा अंतरिक्ष में डायरेक्ट रूप से चली जाती है और लगभग आधा हिस्सा ही पृथ्वी की धरातल पर पहुंच पाती है। जैसे अब हम मान लेते हैं, कि माना कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त कुल ऊष्मा 100% के रूप में भी इसको मान सकते हैं या इकाई के रूप में भी मान सकते हैं। अब ये क्या होता है, 100% जो है, 100% में से 49% ये धरातल पे नहीं पहुंच पाती है। यानी कि इसको वायुमंडल कुछ हिस्सा को अवशोषित कर लेती है और कुछ हिस्सा को अंतरिक्ष में भेज देती है। यानी कि इसमें से वायुमंडल तथा पृथ्वी द्वारा अवशोषित, प्रकीर्णन और परावर्तन करता है। जो 51%
भाग जो होता है वही हमारे धरातल को प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि ये किस रूप में परावर्तन और प्रकीर्णन होती है। वायुमंडल को ऊपरी सतह पर कुल ऊष्मा माना 100% है। अब इसमें से हमारा 35% सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसमें 6% प्रकीर्णन द्वारा, 27% बादलों द्वारा, 2% धरातल पर उपस्थित हिम द्वारा परावर्तित हो जाती है। अब देखिए इसमें से जो सौर विकिरण वायुमंडल के ऊपरी सतह से ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, इस सौर विकिरण को हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। यानी कि जो सीधे अंतरिक्ष में वायुमंडल के ऊपरी सतह से सीधे वायुमंडल के ऊपरी सतह के ऊपर से ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। बीडो कहते हैं। अब देखिए यहाँ शेष, यानी कि शेष हो गया आपका 65%, इसमें से 14% वायुमंडल अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करती है। यानी कि हमारा 35% वायुमंडल के ऊपरी सतह से ही परावर्तित हो जाती है, जो 14% हमारी वायुमंडल में अवशोषित करती है। यानी कि टोटल 49% धरातल पे नहीं पहुंच पाती है। यानी कि 51% ही धरातल को प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि 51 में किस रूप में धरातल को उसको कैसे परावर्तित करती है। देखिए धरातल पर 51% जो हुआ वो धरातल पर आ रही है। इसमें से क्या होता है,
कि 17% जो होता है वो वायुमंडल को पृथ्वी के धरातल को गर्म किए बिना ही अंतरिक्ष में चला जाता है। अब 34% क्या होता है कि पृथ्वी की जो ऊष्मा होती है वो दीर्घ तरंग के रूप में वायुमंडल उसको अवशोषित करती है। यानी कि 34% में से 6% छः 34% वायुमंडल शोषित करता है। इसमें से जिसमें से 6% वायुमंडल पुनः अवशोषित करता है तथा 9% जो हुआ समूहन द्वारा तथा 19% गुप्त ऊष्मा द्वारा। जैसे मान लेते हैं ये 51% हमारे पृथ्वी की धरातल पर ये ऊष्मा प्राप्त हुई, उसमें से 17% बिना धरातल को गर्म किए अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है और ये 34% जो होती है वो वायुमंडल इसको फिर से अवशोषित कर लेती है। अब देखते हैं इसको कि ये जो ऊष्मा होती है 14% प्लस 34% बराबर 48%। ये जो आया 14% लघु तरंग द्वारा वायुमंडल अवशोषित करता है। अब ये 34 हुआ जो दीर्घ तरंगों द्वारा वायुमंडल अवशोषित करता है। यानी कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा और पृथ्वी के धरातल द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा बराबर होती है, उसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आती है, जो डायरेक्ट आती है लघु तरंग के रूप में, उसी समय हमारे वायुमंडल इसको अवशोषित कर लेती है। अब ये जो 51% में से जो धरातल को जो किरणें प्राप्त होती है, उस धरातल को परिकिरण जो होती है दीर्घ तरंगों के रूप में, ये 34% को ऑब्जर्व करती है, यानी कि अवशोषित करती है। अब ये जो वायुमंडल की अवशोषित
किरणें जो होती है वो दीर्घ तरंग के रूप में फिर से अंतरिक्ष में इसको परावर्तित करती है, यानी कि ये दीर्घ तरंग के रूप में अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल द्वारा ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा लगभग बराबर होती है। अब देखिए, इसको हम ग्राफ के रूप में या फिगर के रूप में हम आपको बताते हैं। ये जो हुआ एक समझाने के व्यू से मैं आपको बताया हूँ, और ये जो फिगर मैं बताऊँगा वो यूपीएससी की मेंस या किसी भी मेंस में या कहीं भी आप लिख सकते हैं या मेंशन इसको कर सकते हैं। यानी कि लघु तरंग द्वारा सौर विकिरण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर को हमेशा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं पे थोड़ा आप समझ जाएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा ऊष्मा बजट के बारे में। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा, सूर्य तप द्वारा प्राप्त कुल ऊष्मा 100%। अभी क्या करता है, बादल यानी कि 27% ऊष्मा को बादल द्वारा परावर्तित होती है। 27%, यानी कि अंतरिक्ष में बादलों द्वारा परावर्तित किरणें 2% क्या करती है, -2%। पृथ्वी की धरातल पर पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित हिम द्वारा परावर्तित होती है, वर्तित होती है। अब देखिए, हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये जो हो गई आपको यानी कि 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित अब देखिए, ये 6 जो है -6 वायुमंडल में उपस्थित धूल कण द्वारा प्रकीर्णन ये अंतरिक्ष है, यानी कि 49% जो होती है वो सीधे रूप से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, यानी कि हमें 51%
प्रतिशत ही धरती को प्राप्त होती है, यानी कि धरातल को प्राप्त होती है। अब हम दीर्घ तरंग द्वारा सौर विकिरण, ये देखिए सत्रह प्रतिशत इसमें से क्या करता है, जो 17% होता है डायरेक्ट वायु पृथ्वी के धरातल को गर्म किए बिना वो अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष 9% के होता है। नौ प्रतिशत जो होती है इस सम्मोहन द्वारा होता है, द्वारा 19% जो होती है गुप्त उष्मा द्वारा अवशोषित होती है। और 6% जो होती है पुनः वायुमंडल इसको अवशोषित करती है। 6% ना वायुमंडल द्वारा अवशोषित। अब देखिए 48 यानी 48% जो हुआ तरंगे सौर विकिरण वो वायुमंडल से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, यानी कि 14% जो होती है और 34%, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 14% जो होती है लघु तरंग के रूप में वायुमंडल इसको अवशोषित करती है और 34% जो होती है दीर्घ तरंग के रूप में अवशोषित इसको वायुमंडल करती है, यानी कि टोटल 48% वायुमंडल इसको अवशोषित करती है और उसको फिर से अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। इसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। एक बार थोड़ा सा ढंग से इसको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा ये कठिन है और मैं इसको सरल रूप से थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे सूर्य के जो भी किरण आती है वायुमंडल की ऊपरी सतह पे, वो 100% उसको मान लेते हैं। फिर इसके बाद वो क्या करती है 49% या तो उसको वायुमंडल अवशोषित कर लेती है या उसको परावर्तित कर देती है। बाकी 51% जो होती है उसको धरातल के रूप में प्राप्त होती है विकिरणें। अब देखते हैं 49% में, जो 49% में 35% जो होती है वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, उसी को हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। और जो 14% जो बची है वो वायुमंडल उसको अवशोषित कर देते हैं। जो 35% में बादलों के रूप में परावर्तित करती है, 2% इसको हिम के रूप में परावर्तित करती है और 6% परिकिरण वायुमंडल को उपस्थित होने वाले धूलकणों से परिकिरण होती है। अब इसको टोटल 49% जो होता है वो धरातल पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है। अब धरातल पे 51% ही पहुंच पाती है, जिसमें से 6% जो होती है वायुमंडल, यानी कि ये दीर्घ तरंगों की बात किया जा रहा है, न कि वो डायरेक्ट आने वाली। यानी कि जब ये तरंगे जब पृथ्वी पे आती है उसको गर्म करती है, फिर इसको दीर्घ तरंग के रूप में ले जाती है। इसमें से 17% बिना वायु धरातल को गर्म किए बगैर अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। जो 14% इसका 34% रह जाता है और 34% यही वायुमंडल को अवशोषित करती है और फिर क्या करती है वायुमंडल इसको फिर से परावर्तित कर देती है। यही है ऊष्मा बजट। अब मैं आपको
यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पिछली बार हमें कमेंट्स में मिला हुआ था, जो कि आप बोल रहे थे कि बायोलॉजी स्पेशली आपको जिस टॉपिक पे आपको डाउट लगता है उस टॉपिक को मेंशन कीजिए, मैं लेक्चर देने का प्रयास करूंगा।